न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। ड्रीम 11 में नौकरी का झांसा देकर रेड्डी अन्ना में काम का दबाव। सघोष पथ संचालन भगवा ध्वज के साथ राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं ने निकाला कैदी आत्मनिर्भर। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर विता सिंह भोपाल की खास खबर। ड्रीम 11 में नौकरी का झांसा देकर रेड्डी अन्ना में काम का दबाव। भिलाई में एक युवक का अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों ने युवक को ड्रीम 11 क्रिकेट में नौकरी दिलाने के नाम पर अगवा किया था और उसके परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी सहायता से आरोपियों का लोकेशन ट्रेस किया और बोकारो झारखंड से युवक को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपियों की पहचान सिमरन कौर और राहुल पासवान के रूप में हुई है, जो कि क्रिकेट सट्टोरियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिमरन का क्रिकेट सट्टोरियों से गहरा कनेक्शन है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक का अपहरण किया था। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, प्रार्थी प्रहलाद शाह ने वैशाली नगर थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई थी कि अलग अलग 2-3 नंबरों से उनके भतीजे रजत शाह के को धमकी दे करके और पैसे की डिमांड की जा रही है। उनके आवेदन पर, लिखित शिकायत पर वैशाली नगर थाने में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाकर के तत्काल पुलिस पार्टी को यहाँ से लोकेशन लेकर के संबंधित मोबाइल का और बोकारो झारखंड रवाना किया गया था। झारखंड में पुलिस पार्टी जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे जाकर के उन्होंने उस लोकेशन पे दबिश दी। लोकेशन पे दबिश देने के दौरान एक लड़की जो सिमरन शाह है वो वहाँ पे पकड़ में आई थी। उससे जब विस्तृत पूछताछ किया गया तो पूछताछ पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसी दौरान जब लड़के का लोकेशन लिया गया तो लड़का जो है वो पतरातू रेलवे स्टेशन पे मिला और उसके साथ जो प्रकरण में एक आरोपी है राहुल पासवान, वो भी भाग रहा था, जिसको वहाँ पे पकड़ा गया है। पूरे मामले में जब पूछताछ की गई तो पूछताछ पे ये खुलासा हुआ कि ये जो लड़का है प्रार्थी, जिसका नाम रजत शाह है, इसको झांसे में ले करके और ड्रीम 11 में इसको मैनेजर के तौर पे नौकरी देने का झांसा दे करके आरोपियों के द्वारा बुलाया गया था। वहाँ पे बुला करके इसको बताया गया कि तुम्हें रेड्डी अन्ना ऐप करके जो बैटिंग ऐप है उसमें काम करना है। जब इसने काम करने से मना किया तो सिमरन शाह, राहुल पासवान और इसके अन्य जो 2-3 साथी गण थे, ये उसको वहाँ पे बंदी बना लिए, बंधक बना करके लगातार वहाँ से फ़ोन करके इसके परिजनों से 5 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन मनी डिमांड कर रहे थे। तो अब तक प्रकरण में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि बैटिंग ऐप में काम करने और काम करने से मना करने के कारण रजत शाह को आरोपियों के द्वारा पकड़ करके उनको बंधक बना करके अपहरण करके रखा गया था और उनसे एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जा रही थी। प्रकरण में जो रजत शाह को बरामद किया गया वहाँ से और उसको बरामद करके लाया गया। राहुल पासवान, सिमरन कौर और उसके जो अन्य साथीदारान हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण में अपहरण, एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करने और सट्टा या बैटिंग जो ऐप के विरुद्ध जो छत्तीसगढ़ का एक नया अधिनियम है, छत्तीसगढ़ सट्टा जुआ ऐप, उसमें कार्रवाई की गई है। वो कार्रवाई किया जाकर के दोनों आरोपियों को रिमांड पर आज भेजा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सघोष पथ संचालन भगवा ध्वज के साथ राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं ने निकाला। राष्ट्र सेविका समिति का 15वां दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रवेश वर्ग विगत 12 मई से सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 4 भिलाई में गतिशील है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ से 102 की संख्या में शिक्षार्थी 6 शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता को प्रतिदिन निखार रही है। तेजस्वी राष्ट्र के पुनर्निर्माण का लक्ष्य लिए राष्ट्र की आधारशिलाएं छत्तीसगढ़ की मातृशक्तियां स्वावलंबी एवं स्वसंरक्षणम बनने को दृढ़ संकल्पित है। एक लक्ष्य की ओर एक रूप होकर बढ़ाना सफलता को सुनिश्चित करता है। इसी विचार की कृति रूप है सघोष पथ संचालन। राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाओं ने भगवा ध्वज साथ ले सघोष संचालन निकाला। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैदी आत्मनिर्भर की ओर। दुर्ग स्थित केंद्रीय जेल में एक सकारात्मक और सराहनीय बदलाव देखा जा रहा है। जेल अब सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं रही, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक प्रशिक्षण केंद्र बन गई। जेल अधीक्षक मनीष संभाकर की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन में यहाँ बंदियों को रोजगारमुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को एक नई दिशा देना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ना।
दुर्ग सेंट्रल जेल में इस योजना के तहत बंदियों को एलईडी बल्ब निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर बैच में 10 बंदियों को यह काम सिखाया जाता है और जैसे ही एक बैच का प्रशिक्षण पूरा होता है अगली टीम को सिखाया जाता है। शुरुआत में जिन बंदियों को बल्ब बनाना नहीं आता था वे अब कुशल कारीगर बन चुके हैं। वे प्रतिदिन सैकड़ों बल्ब तैयार कर रहे हैं जिन्हें अब बाजार में भी बेचा जा रहा है। इससे न केवल बंदियों को नया हुनर मिला है बल्कि आत्मविश्वास भी जागरूक हुआ है। वहीं जेल अधीक्षक मनीष संभाकर का कहना है कि इस प्रशिक्षण से बंदी सजा पूरी होने के बाद खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। तो देखिए वीडियो। तो आइए सुनते हैं जेल अधीक्षक मनीष संभाकर जी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एलईडी बल्ब बनाने के लिए। एलईडी बल्ब बनाने के लिए लगभग 10 जन को 10 बंदियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है जो पूरी तरह से सीख चुके हैं और हमारा प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। तो क्या मानते हैं उद्देश्य क्या है आप लोगों का इस बंदियों को सिखाने का? और यहाँ से काम सीख के वो स्वरोजगार के और अपना उद्यम चालू कर सके। गांव में ये छोटा सा है और घरेलू हर चीज़ की आवश्यकता के अनुसार ये ज़रूरत की चीज़ है और ये बना लेंगे और इसमें लागत भी बहुत कम आ रही है। तो मार्केट से और जेल में क्या फ़र्क है? अंतर है खरीदने में? मार्केट से अपने जेल में मिनिमम 20 रुपये का अंतर आ रहा है एक बल्ब पे। जी बताइए कि कैसी रुचि दिख रही है उनके में और भविष्य में आप बोल रहे हैं कि प्लांट को अपना खुद का डाल सकते हैं, तो कितना लागत लगा के वो अपना इस काम को शुरू कर सकते हैं? 8 से 10 हज़ार रुपये लगा के अपना प्लांट से अपना कारोबार चालू कर सकते हैं छोटे स्तर में। बहुत बड़े में नहीं और बढ़िया अपने परिवार को पाल सकते हैं। इसमें क्या क्या सामान मतलब रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है एलईडी बल्ब बनाने में और कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है कि क्या क्या सामान जोड़ना है? सर ये उसके बल्ब के हिसाब से है, उसमें MCB ऐसा है, उसके कवर्स है और ये सबको सोल्डिंग कैसे करना है ये करना पूरा अच्छे से ट्रेनिंग दी गया। शॉर्ट नहीं करना है, ऐसा करना वैसा वो बढ़िया कर रहे हैं। काम सीखते हैं तो कुछ बताते हैं कि वो काफ़ी खुश है इस वजह से, क्या बताते हैं? बहुत खुश है और आप देखने से आपको लगेगा कि नहीं कुछ ही लोग सीखे हैं और बहुत अच्छा उनमें उत्साह खुद है कि हम लोग को भी और दूसरे भी बंदी पड़े सर हम लोग का नंबर कब आएगा। अच्छा तो क्या बोलते हैं हम यहाँ से छूटेंगे तो फिर यही काम चालू करें? अधिकतर लोग का तो यही कहना है कि हम जाके कोशिश करेंगे कि चालू करेंगे और हमारे गांव में से चालू करेंगे और फिर अदर दूसरी जगह भेजेंगे। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब प्रशिक्षण दे रहे हैं? तो प्रशिक्षण देने में तो हम लोग को अच्छा लग रहा है काफ़ी और सोच रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके और जाके अपना कम में रोजगार चालू कर सके। परिचय बता दीजिए। मैं अशोक कनौजिया, उपाधीक्षक उद्योग, केंद्रीय जेल दुर्ग। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है और उनके लिए एलईडी बल्ब का उत्पादन यहाँ से कर रहे हैं सर। केंद्रीय जेल दुर्ग में अभी एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें लगभग 10 बंदी प्रशिक्षित हो चुके हैं और उनके द्वारा अब प्रोडक्शन मोड पे बल्ब बनाया गया है। लगभग 500 बल्ब इन्होंने बना के तैयार किया है जिसमें 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट के बल्ब हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, बंदी आज यहाँ पर सीख कर जाएंगे और ये अपने स्वरोजगार व उद्यम खुद के उद्यम एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये इसमें एक हमारी मंशा ये भी है कि हम जैसे माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कौशल विकास पर लगातार जो कार्य किया जा रहा है तो उसमें हम भी उनसे प्रेरणा लेकर जेल के अंदर बंदियों को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित कर रहे हैं। रुचि किस प्रकार से दिखी जा रही कैदियों में? यह बंदी जो 4वीं और 8वीं फेल हैं या जो 4वीं तक पढ़े हुए हैं ऐसे बंदी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो ये कार्य को बिल्कुल जो कुशल बंदी होते हैं उनके जैसे ये कार्य कर रहे हैं अभी। ठीक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एलईडी बल्ब बनाने के लिए। एलईडी बल्ब बनाने के लिए लगभग 10 जन को 10 बंदियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है जो पूरी तरह से सीख चुके हैं और हमारा प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। तो क्या मानते हैं उद्देश्य क्या है आप लोगों का इस बंदियों को सिखाने का? और यहाँ से काम सीख के वो स्वरोजगार के और अपना उद्यम चालू कर सके। गांव में ये छोटा सा है और घरेलू हर चीज़ की आवश्यकता के अनुसार ये ज़रूरत की चीज़ है और ये बना लेंगे और इसमें लागत भी बहुत कम आ रही है। तो मार्केट से और जेल में क्या फ़र्क है? अंतर है खरीदने में? मार्केट से अपने जेल में मिनिमम 20 रुपये का अंतर आ रहा है एक बल्ब पे। जी बताइए कि कैसी रुचि दिख रही है उनके में और भविष्य में आप बोल रहे हैं कि प्लांट को अपना खुद का डाल सकते हैं, तो कितना लागत लगा के वो अपना इस काम को शुरू कर सकते हैं? 8 से 10 हज़ार रुपये लगा के अपना प्लांट से अपना कारोबार चालू कर सकते हैं छोटे स्तर में। बहुत बड़े में नहीं और बढ़िया अपने परिवार को पाल सकते हैं इसमें।
क्या क्या सामान मतलब रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है एलईडी बल्ब बनाने में, और कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है कि क्या क्या सामान जोड़ना है? सर ये उसके बल्ब के हिसाब से है, उसमें एमसीबी ऐसा है, उसके कवर्स है और ये सबको सोल्डिंग कैसे करना है, ये करना, पूरा अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है, शॉर्ट नहीं करना है, ऐसा करना वैसा का, वो बढ़िया कर रहे हैं। काम सीखते हैं तो कुछ बताते हैं कि वो काफ़ी खुश है इस वजह से, क्या वो बताते हैं? बहुत खुश है और आप देखने से आपको लगेगा कि नहीं कुछ ही लोग सीखे हैं और बहुत अच्छा उनमें उत्साह खुद है कि हम लोग को भी और दूसरे भी बंदी पड़े सर हम लोग का नंबर कब आएगा। अच्छा, तो तो क्या बोलते हैं हम यहाँ से छूटेंगे तो फिर यही काम चालू करें? अधिकतर लोग का तो यही कहना है कि हम जाके कोशिश करेंगे कि चालू करेंगे और हमारे गांव में से चालू करेंगे और फिर अदर दूसरी जगह बेचेंगे। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब प्रशिक्षण दे रहे हैं? तो क्यों प्रशिक्षण देने में तो हम लोग को अच्छा लग रहा है काफ़ी, और सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके और जाके अपना कम में रोजगार चालू कर सके। अपना परिचय बता दीजिए। मैं अशोक कनौजिया, उपाधीक्षक उद्योग, केंद्रीय जेल दुर्ग। जी, जेल प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिला है। एलईडी बल्ब, टीवी वगैरह कुछ रिपेयरिंग का काम कर सकता हूँ, जिससे जहाँ जब भी जाऊँ यहाँ से तो मैं अपना छोटा सा बिजनेस चालू करके अपना परिवार का पालन पोषण करूँ, उस 2 रोटी कमा के अपने परिवार को पालूँ। उसके लिए मैं जेल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं गरिया बंदे से आई रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। टाइगर रिजर्व में दिखा नील गाय और गौर का झुंड। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ने वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ जंगल में लगे ट्रैप कैमरे में नीलगाय और गौर का झुंड पहली बार एक साथ दिखाई दिया है। दुर्लभ दृश्य आज वन मंडल अधिकारी वरुण जैन ने सोशल मीडिया पर साझा किया। डीएफओ वरुण जैन ने बताया है कि यह नज़ारा अभयारण्य में वन्य प्राणियों के लिए किए गए समर्पित प्रयासों का परिणाम है। उनकी टीम ने इस बार भीषण गर्मी और तापमान में तेज बढ़ोतरी के बावजूद समय रहते वन्य जीवों के लिए पानी की बेहतर व्यवस्था की। बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रैप कैमरे में कैद हुई जंगल के राजा की पहली वीडियो। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर सामने आई। करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर टाइगर की मौजूदगी दर्ज हुई है। इस बार बाघ की पहली स्पष्ट तस्वीर रिजर्व के ट्रैप कैमरे में कैद हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि डीएफओ वरुण जैन ने की है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों पहले जंगल में 2 भैंसों और हाल ही में एक बैल के शिकार की घटनाओं के बाद टाइगर की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा रहा था। वन विभाग ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए रिजर्व क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए थे, जिनमें यह दुर्लभ तस्वीरें सामने आई। बढ़ते अगली खबर की। हिंदू संस्कृति में आस्था और समर्पण का प्रतीक वट सावित्री। हिंदू संस्कृति में आस्था और समर्पण का प्रतीक वट सावित्री व्रत सोमवार को गरियाबंद नगर सहित ग्रामीण अंचलों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही लाल पीली साड़ियों में सजी महिलाएं मंदिरों और वट वृक्षों के नीचे पहुंचकर पूजा अर्चना में जुट गई। इस दौरान काली मंदिर, शिव मंदिर, फॉरेस्ट परिसर, गांधी मैदान, शिक्षक नगर में खास भीड़ देखी गई। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निर्जला रही और शाम को पूजा के बाद ही अन्न ग्रहण किया। इस बार व्रत को लेकर नवविवाहितों में विशेष उत्साह देखा गया। किस प्रकार का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, कौन सा भगवान की पूजा की जा रही थी? प्रतिवर्षानुसार यहाँ सभी महिलाएं एकत्रित होकर सत्यवान सावित्री की पूजा करते हैं, 11 बार फेरा लगाते हैं। उसके बाद सभी सामूहिक रूप से यहाँ बैठ के पूजा अर्चना करते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए यहाँ व्रत रखते हैं। यहीं पे वृक्ष के नीचे ही उपवास तोड़ा जाता है। पूजा हो रहा था यहाँ पर। आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं वट सावित्री की पूजा के लिए आती हैं। आज के दिन मान्यता ये है कि माता सावित्री की पूजा होती है और कच्चे धागे को बरगद के वृक्ष में 7 बार लपेटा जाता है। और ये जो व्रत है पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। और सभी महिलाएं जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बढ़ते अगली खबर क्या। तो देखते बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। अपने अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत। अपने अखंड सुहाग एवं अपने पति की लंबी आयु के लिए आज के दिन पूरे देश की सुहागिनें व्रत रखती हैं। बता दें कि इस दिन देश की सभी सुहागिन माताएं श्रृंगार कर विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस अवसर पर सुहागिनें वट वृक्ष के चारों तरफ घूमकर वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटती और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री के उपवास रख विधि विधान से पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। पत्रकारों को दी गोली मार देने की धमकी। रायपुर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यहाँ ड्यूटी पर लगे बाउंसरों ने पत्रकार से बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की की। बताया जा रहा है कि उरला में हुई चाकूबाजी की जानकारी लेने पहुंचे एक पत्रकार
मेकाहारा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उसने साथ अस्पताल में तैनात प्राइवेट बाउंसरों ने बदसलूकी करते हुए धक्का मुक्की की। यह पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल की सुरक्षा में लगे बाउंसरों का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इन्हीं बाउंसरों की मौजूदगी में अस्पताल परिसर में बच्चा चोरी, मरीजों की मोबाइल और वाहनों की चोरी समेत कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के साथ बदसलूकी की शिकायतें भी लगातार मिलती रही। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमको सीएम हाउस तक आना पड़ा है अपने लिए न्याय मांगने के लिए और अपनी सुरक्षा मांगने के लिए। हमारे पत्रकार साथी जो है रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे यहाँ के अस्पताल में, जो भीमराव अम्बेडकर अस्पताल है, वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा, सुरक्षा गार्ड के द्वारा जो है उनको गोली मारने की धमकी दी जा रही है कि अगर आप अंदर घुसे तो आपको हम गोली मार देंगे। हम बार बार इनसे अभी हम यही मांग कर रहे हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि मेकाहारा में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। और हम वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। हम चाह रहे थे कि वहां के अधीक्षक आकर इस मामले में अपनी बात रखें, सफाई दें और क्यों ऐसा हुआ ये कारण बताएं, लेकिन वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वहां पर न पुलिस हमारी सुनवाई कर रही थी, उल्टे पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के साथ में, पुलिस के खड़े होने के बावजूद जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जो वहां पर जो इस तरह का कार्य कर रहे थे, वो पत्रकारों को मारपीट कर रहे थे, पत्रकारों को धमका रहे थे वहां पर। तो हम न्याय की मांग करने के लिए, न्याय की गुहार करने के लिए हम सीएम हाउस आए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको न्याय मांगने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा मांगने के लिए सीएम हाउस तक आना पड़ रहा है। उसके पहले हमारी समस्या का कोई समाधान जो है वो नहीं निकल पाया। कुछ पत्रकारों को चोटें भी आई है, कुछ पत्रकारों के सर तक फाड़ दिए गए हैं। बिल्कुल, वहाँ पे पत्रकारों बता दो, वही पत्रकारों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी की गई है। वहाँ पर गुंडागर्दी की गई है। क्यों की गई है? मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों की गई है वहाँ पर? ऐसा क्या होता है मेकाहारा में? मेकाहारा में ऐसा क्या हो रहा है? क्या वहाँ पर जो अपराधी की, जो जेलों में बंद अपराधी हैं, उनकी अयासगाह बन गई है मेकाहारा? या मेकाहारा से अंगों की तस्करी होती है, बच्चों को बेचा जाता है, या किसी की दर्द की कहानी बताने में दिक्कत हो रही है किसी को? क्यों ऐसा हो रहा है मेकाहारा में? हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि मेकाहारा में ऐसा क्या है जो बार बार इस तरह की घटना घटती है। और जब हम अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है? क्यों हमें प्रदेश की मुखिया तक आने की जरूरत पड़ती है? कोई हमारी मांग क्यों नहीं सुनता है? अभी हाल में ही हमने अपने पत्रकार साथी को बीजापुर में खोया है। जब राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण और पुलिस के संरक्षण में उसकी हत्या हो जाती है तो हमारे क्या हम वही दिन देखने के लिए बैठे रहे? हम अपनी जान सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा की मांग भी ना करें? हमारा ये अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई वसीम बाबू है, वो अभी गुंडे लेकर के आने का आरोप लगाया है। हाँ, कोई वसीम बाबू है जिसने गुंडे लेकर आए, उसी ने हमारे पत्रकारों के साथ मारपीट की। उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे को मैं पहचान लिया हूँ और अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। अभी क्यों इतनी हिम्मत आ रही है किसी व्यक्ति में? रायपुर राजधानी के अंदर अगर ये हाल है पुलिसिंग का, और गुंडे किस्म के लोग, अपराधी किस्म के लोग, इनको लाइसेंस जिनको दे दिया गया है, वो लोग अगर पत्रकारों के साथ इस तरह की धमकी कर रहे हैं जानबूझ के, आम आदमी का जीना किस तरह का होगा? अभी कब तक यहाँ रहेंगे? क्या कुछ बातचीतें हुई है? देखिए, हम मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, यहाँ पे एसपी साहब भी आए हुए हैं। हमने उनके सामने अपनी बात रखी है कि कोई जो जहाँ ये घटना हुई है वहाँ के अधीक्षक आकर इस मामले पर अपनी माफी मांगे कि उनके प्रीमाइसेस पर यह घटना हुई है। दूसरा, हम सरकार की ओर से आश्वस्त, जो कार्रवाई होनी है, पुलिस की जो कार्रवाई होनी है, जिन धाराओं में होनी है, जो घटना हुई है उसको लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई करे। और दूसरा ये कि सरकार की ओर से हमको आश्वस्ति दी जाए कि पत्रकार छत्तीसगढ़ में सुरक्षित हैं और वो निर्भीक रूप से अपना काम कर सकते हैं। उन्हें कोई गुंडा गोली मारने की कम से कम धमकी तो नहीं देगा। इस आश्वासन को मांगने के लिए हम सीएम हाउस के सामने बैठे हैं। ठीक, चेहरा पहचान कर जान से मारने की धमकी दी थी, खुली धमकी। इसमें हमने गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 2 एफआईआर हुए हैं, क्योंकि पहले एक पत्रकार वहां साथी गए हुए थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, इसमें एक एफआईआर किया गया है। दूसरा एफआईआर जब उनके साथी दौरान वहां आए और उनसे बातचीत जब कर रहे थे, उसी दौरान उनका जो वसीम है, जो उनका लीडर है, वो वहाँ पर पहुँच गया और उनसे मारपीट कर, धक्का मुक्की करके बंदूक ताना गया था। और इस पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रबंधन की ओर से मेरे अधीक्षक होने के नाते आप सभी लोगों से सबसे पहले इस घटना के लिए माफी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस घटना के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और जो अगर व्यक्ति इसमें जो शामिल हुआ है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन से भी लगेगा, शासन लेवल पे भी तो हम कार्रवाई करेंगे। और दूसरी जो कॉलमी सर्विस के जिसका टेंडर है
उसके लिए हम निरस्त करने की और इसकी कार्रवाई करने की अनुशंसा लिखेंगे। और पत्रकारों के प्रवेश के लिए क्या व्यवस्था करेंगे वो भी बताइए। बिल्कुल नहीं बताइए सर, कैमरे के साथ आप लोगों से आपकी व्यवस्था के अनुसार सब लोगों से सब लोगों से मेरा आप लोगों से सुनिए, अरे अभी प्रिंट मीडिया वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग जरूर आइए, है ना। पत्रकार के प्राइमरी किसी भी जो मरीज के संबंध में अगर जानकारी लेने आते हैं, आप लोग आइए, प्राइमरी इलाज हो जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग बड़े आराम से लीजिए, जानकारी लीजिए, हमें कोई आप इसकी सूचना गेट में देंगे क्या? जो लोग बिल्कुल गेट बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त आप बता दें, बिल्कुल बर्दाश्त। बस आप लोग एक मिनट और मैं और बोलता हूँ, मैं आप लोगों के मेरा निवेदन भी है आप लोगों से कि निवेदन है, आप लोग खुद अगर आते हैं, आपकी ऐसी घटना होती है, परिजन आते हैं, आप 2 परिजन को बाहर गेट पे ले जाएं, आराम से उसकी जानकारी ले लें, प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाने दीजिए, फिर आपका मरीज का भी संबंध इलाज, अगर डॉक्टर जैसे हमारी पुलिस बयान लेने आती है डॉक्टर के पास में कि संबंधित मरीज बयान देने के लायक है कि नहीं है, तो डॉक्टर अगर लिखता है कि अगर वो देने लायक है तो लिखते हैं कि हाँ देने लायक है, नहीं देने लायक तो नहीं देने। आप एक चीज ये भी कर लीजिए और उसके बाद पूरा बयान लीजिए। बगैर घटना के भी रिपोर्टिंग करने का सवाल नहीं है, बिना घटना सूचना दे दीजिए ना, सूचना दे दीजिए, अपराध की घटना का विषय नहीं है। सूचना क्या है, आप भी बात जानते हैं? नहीं अपराध की वाली कभी भी कोई चीज खबरें जो है केवल हमारे साथ ही रिपोर्टिंग करने अव्यवस्था की भी बनती है, उसको दिखाने पत्रकार। हम आपको और बताना चाहूंगा कि हम आपकी कोई भी नेगेटिव न्यूज को हम उसको पॉजिटिव लेते हैं कि अगर हमारी आपको कमी बता रहे हैं, हम उसको कभी बुरा नहीं मानते। हम उसके लिए बाकायदा हम उसके ऊपर आपकी न्यूज आ जाती है, ये मेरा ग्रुप है मेरे पास, मैं PRO को बोल के रखा गया, किसी भी न्यूज चैनल में, किसी पेपर में अगर ऐसी कोई भी हमारे नेगेटिव न्यूज आई है, हमारे अगेंस्ट में हमारे, मेरी बात तो सुनिए, वर्ड तो अगर आती है तो उसमें हमको संज्ञान लेके स्वतः खुद कार्रवाई करनी है। इसलिए क्योंकि हमको अगर आप लोग कोई बता देते, जैसे कल मैं बता रहा हूँ किससे बात हुई है, वो बोले कि पेंशनर को दवाई मिलने में 15 दिन का लग रहा है, आप तुरंत तत्काल ये देखिए मैसेज HOD से लेकर सारे लोग, बिल्कुल आप लोग, हमको कई बार हमारे नीचे लेवल के स्टाफ का नहीं बता रहा है, वो तो मेरी बात, अरे मेरा भी अनुरोध, 2 मिनट और, आप लोग बोल रहे हैं ये गलत हुआ, उसके लिए मुझे बोलेंगे माफी मांगना है, मैं माफी मांगने के तैयार हूँ उनकी तरफ से। हमारे बोलने पर नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको अफसोस नहीं, आपको लगता है, आपको नहीं लगता, आपके पैसा में इतना सब कुछ हो गया और आप अभी भी उसी तरह नहीं लगता मुझे कोई सुनना, इतना छोटा ईगो लेके कहाँ बैठ गए जमीन पे, इतना छोटा सा ईगो लेके जमीन पे क्यों बैठे सर, इतना छोटा ईगो है आपका यार, आप कहाँ मरीज का इलाज करोगे? रुको क्या बोल रहे हैं, शब्दों में मत आप क्या चाहते हैं? नहीं आगे का बता दीजिए, आगे क्या करेंगे? इतना छोटा ईगो है यार आपका, इतना छोटा ईगो है, उठ जाओ आप जमीन से, बात कर लें तो 2 मिनट बात कर लें, वो बताइए 8 भर का ईगो, एक मिनट बात कर लें, सिर्फ 2 लोगों को बात करने दीजिए, अध्यक्ष है प्रेस का। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मेरे अधीक्षक होने के नाते आप सभी लोगों से सबसे पहले इस घटना के लिए माफी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस घटना के लिए हम कार्रवाई करेंगे और जो अगर व्यक्ति जिसमें जो शामिल हुआ है उसके ऊपर पुलिस प्रशासन से भी लगेगा, शासन लेवल पे भी तो हम कार्रवाई करेंगे और दूसरी जो कॉलमी सर्विस के जिसका टेंडर है उसके लिए हम निरस्त करने की और इसकी कार्रवाई करने की अनुशंसा। और पत्रकारों के प्रवेश के लिए क्या व्यवस्था करेंगे वो भी बताइए। नहीं बताइए सर। जी बताएंगे सर, ऐलान करिए सर।
बताइए हम लोग रुको रुको रुक बे अभी प्रिंट मीडिया वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, सब लोगों से मेरा निवेदन है आप लोग जरूर आइए, है ना। प्राइमरी किसी भी जो मरीज के संबंध में अगर जानकारी लेने आते हैं आप लोग आइए, प्राइमरी इलाज हो जाए। राम थोड़ा सा बस एक सेकंड पीछे बस जानकारी लीजिए, हमें कोई नहीं। आप इसकी सूचना गेट में देंगे क्या? जो लोग बदतमीजी करते हैं हर बार, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं आप बता दें। मैं और बोल रहा हूँ 2 मिनट ना, वो कुछ बोल रहे हैं भैया, वो कुछ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, उनको बोलिए, मानिए, बोलिए, है कि नहीं। मेरा निवेदन भी है आप लोगों से, निवेदन है आप लोग खुद अगर आते हैं, आपकी ऐसी घटना होती है, परिजन आते हैं, आप 2 परिजन को बाहर गेट पे ले जाएं, आराम से उसकी जानकारी ले लें, प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाने दीजिए, फिर आपको मरीज का भी संबंध इलाज अगर डॉक्टर जैसे हमारे पुलिस बयान लेने आते हैं डॉक्टर के पास में कि संबंधित मरीज बयान देने के लायक है कि नहीं, तो डॉक्टर अगर लिखता है कि अगर वो देने लायक है तो लिखते हैं कि हाँ देने लायक नहीं देने लायक तो नहीं। आप एक चीज ये भी करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा बयान लीजिए। सिर्फ अपराध की घटना का सवाल नहीं है, अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी रिपोर्टिंग हुई है सर। सिर्फ अपराध की घटना का विषय नहीं है, सिर्फ अपराध की घटना का विषय नहीं है। अपराध की वाली बात तो सुनिए जो है सर, हमारे साथी रिपोर्टिंग करने आते हैं बाकी विषय को लेकर, व्यवस्था को लेकर खबरें रहती है, उस समय भी घुसने का दिक्कत होता है। हम आपकी कोई भी नेगेटिव न्यूज को हम उसको पॉजिटिव लेते हैं कि अगर हमारी आपको कमी बता रहे हैं हम उसकी कमी पूरा नहीं करते, हम उसके लिए बाकायदा आपकी न्यूज आ जाती है, मरीज आ रहा है, हम लोग इलाज कर रहे हैं, सर्दी खांसी से बचे रहो। किसी भी न्यूज चैनल में, किसी पेपर में अगर ऐसी कोई भी हमारे नेगेटिव न्यूज आई है हमारे, अगर सर वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है सर। बोल तो वही बोल बोल तो अगर आती है नेगेटिव है, नेगेटिव का है, हम तो हर बार लगाएंगे, तो व्यवस्था का आईना दिखाएंगे ना। मैं बताऊँ किससे बात हुई है, इनका नेगेटिव, हमारा पॉजिटिव दवाई मिलने में 15 दिन का लग रहा है, आप तुरंत तत्काल ये देखिए मैसेज एचओडी से लेकर सारे लोग बिल्कुल आप हमको कई बार हमारे नीचे लेवल के स्टाफ तो नहीं। सर हम लोग ना मैकाहारा के खिलाफ कभी भी ऐसे नहीं करते ताकि लोग चले जाए प्राइवेट में। आप अरे मेरा भी अरे वो कुछ बोल रहे हैं ना, बोल रहे बोलने दो भैया, आप समझिए सर, उनको बोल लेने दो ना, खुद ही बोल रहे हैं भैया, बोल लेने दो ना उनको, बोल लेने। पुलिस के संदर्भ में भी आप लोगों से फिर से मेरा निवेदन है कि आप लोग आइए, जानकारी बनाइए, पर एक निवेदन है कि मरीज की प्राइवेसी, मरीज की प्राइवेसी भैया सुनो ना, पढ़े लिखे पुलिस कार्रवाई। एसपी सर आप भी कुछ बोलिए सर, शांति। ये मेकाहारा प्रबंधन की ओर से हाँ पुलिस की, हाँ बिल्कुल सही। कल हमारी जान को खतरा होगा, उसकी मेकाहारा प्रबंधन। अरे तो अपने से उठ नहीं पा रहे हैं यार, इनको सहारे पड़ रहे हैं। सर आप भी बोलिए सर, एसपी सर। हमारे एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, हम देखते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, हमारे परिजन इसी तरह से रोते बिलखते रहेंगे। हमको कौन आश्वासन देगा? सरकार दे रही है क्या हमको आश्वासन? साल भर इस सरकार को भी हो गया, पत्रकार सुरक्षा कानून 1.5 साल से हो गया। ठीक बात, हमको आश्वासन दीजिए सरकार की तरफ स्पष्ट करे कि पत्रकार निर्भीक रूप से काम कर सकते हैं। ये तो मेकाहारा प्रबंधन का बयान था भाई, उन्होंने अपनी माफी मांगी है ना। सरकार की ओर से भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति आएगा। जिस दरवाजे पे हम बैठे वहाँ की बात भाई, हम तो सीएम हाउस के दरवाजे पे बैठे हैं यार। इसमें 2 अपराध अलग अलग पंजीबद्ध हो रहे हैं। रुक जाओ सर, आप सामने आ जाएंगे सर। नितिन थोड़ा सा पीछे भाई, एक बस। सर आप कार्रवाई करेंगे? सर डॉक्टर साहब की कार्रवाई में हमें तनिक भी संदेह नहीं है, आप कार्रवाई करेंगे। हम आश्वासन चाह रहे हैं कि हमारी जान की हत्या ना की जाए, हमारी जान न मारी जाए, हमको कोई गोली ना। नहीं बिल्कुल ही नहीं मारेगा, बस हेडिंग डाल देना, बाकी फिर अंदर रहेगा ना सारा कुछ डाल देना।
पुलिस के सामने मार रहे थे सर, इसीलिए तो दिक्कत है सर, इसीलिए तो दिक्कत है, पुलिस के सामने मार रहे सर। हम इसलिए विभाग की जो स्थिति यहाँ पे बनी है, पुलिस के सामने मार रहे हैं, पुलिस के ऊपर कैसे भरोसा कर लेंगे? प्रफुल्ल भैया, प्रफुल्ल भैया, प्रफुल्ल भैया, प्रफुल्ल भैया, सबसे बड़ी चीज ये है दोनों काम रिटर्न में जाकर और तेरे को भी किया वो भी जाकर बॉस सेव कर खबर बस लगी रही है। न्यूज़ 24 को बता कौन कौन है और बाकी लोग को पहचानते हैं की बात हो जाती है। सिर्फ वसीम बोला है ना? सिर्फ वसीम बोला मेरे को। और वो 12 कौन है पत्रकार है? उसके साथ वाले लड़के लोग। हाँ पुलिस वाले लोग खड़े थे, वहाँ पे बदतमीजी कर रहा था, हमको प्रोवोक कर रहा था, हम पुलिस की बात पे कैसे यकीन करें? उसके अलावा सबसे बड़ी चीज सर भाई देख भाई अगर सुनो ना, 5 आदमी जैसा गलत हो रहा है तो पूरे लोगों की पूछ लो, पुलिस प्रशासन क्या अब इसीलिए प्रशासन हम मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़े हैं। अब सोचो बीजापुर में क्या हुआ होगा। बढ़ते अगली खबर क्यों, तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। गौरक्षा के लिए दंडवत यात्रा कर ज्ञापन सौंपा, गौ माता को राज्य माता बनाने, गौवंश बाजार बंद करने, गौ तस्करों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करने, वेटनरी विभाग के द्वारा समस्त जिलों में एम्बुलेंस की व्यवस्था जैसे 8 सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त गौ सेवा परिवार के द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ शासन के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने कुम्हारी से दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर तक गौ सेवा प्रमुख ओमेश बिसेन व उनके एक सीधी साथ ही सेवा परिवार के इन्होंने दंडवत यात्रा कर ज्ञापन दिए। इस बीच यात्रा में दुर्ग जिले के समस्त गौरक्षा सेवकगण, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होकर दंडवत यात्रा करने वालों का हौसला बढ़ाते हुए साथ ही चलते आए। तो आइए सुनते हैं इस बीच गौ सेवा प्रमुख लोगों ने क्या कहा। कुमारी से दुर्ग कलेक्टर क्या कुछ मांग है और नाराजगी जो है किसके खिलाफ? नाराजगी वैसे तो सरकार के खिलाफ में है। सरकार हमारी, क्योंकि हमने बनाया हिंदूवादी सरकार, हमने उसको वोट किया है, पर तस्करों के खिलाफ में कोई ठोस अभियान नहीं चल रहा है। जबकि सरकार के पास रिपोर्ट है कि तस्करी का पैसा आतंकवाद में लगता है, जिहाद में लगता है। पीएफआई सीमी और हंड प्रदेश के अंदर में लगातार काम कर रही है, सरकार की पूरी जानकारी में। पर तस्कर क्या होता है कि संगठन से लेकर पार्टी को फाइनेंस भी करते हैं, क्योंकि बड़े बल्क में काम करते हैं। सलीम कबाड़ी जैसा करोड़पति आदमी काम कर रहा है। दुकालू केवट जो भाजपा में पार्षद था कोरबा से, वो काम कर रहा है, अभी मैंने उसका सदस्यता रद्द करवाई है। ऐसे बहुत सारी विवेक तिवारी है, मनोज जंगेल है, हरी साहू है, ये छत्तीसगढ़ गौरक्षा दल के नाम से बना के तस्करी करते हैं। तो बहुत सारे भगवादारी के पार्टी और संगठन में जुड़ गए हैं, इसलिए इनकी सब नेताओं के कहीं ना कहीं करीबी हो जाते हैं, संगठन के किसी व्यक्ति करीब हो जाते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन डरता है, क्योंकि किसी न किसी नेता करीबी होते हैं। तो मैंने सारी जानकारी हर जिले में जाके कलेक्टर एसपी दोनों को दे रहा हूँ कि कार्रवाई करें। नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ जो कोसली नस्ल, जिसको हम गौ माता की जय बोलते हैं, कोसली नस्ल बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी महतारी बोलते हैं, विलुप्ति का कार्य में आने 5 साल में गौ नजर नहीं आएगा। सड़कों में गौवंश और दुर्घटना भी हो रही, कोई ठोस नीति बने। आयोग का अध्यक्ष जिसको बना है वो डमी टाइप के हैं, वो इस प्रकार कोई नीति, सिर्फ इसी गाड़ी में बैठ के गौशाला घूम के उनसे आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, किस रूप में सरकार? हम ये चाहते हैं कि गाय को राजमाता बनाए, राष्ट्रमाता प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को दे। ठोस ऐसी नीति बनाए कि जो भी योजनाएं बने गौधन गौपालक के हिसाब से बने, कि गौ सब्सिडी ऐसी कुछ दे कि गौपालक करते रहे। जैविक कृषि के लिए दबाव बना, जो जैविक कृषि करे उसको पुरस्कृत करे, उसके लिए कोई नई कमेटी बनाए, जैविक बोर्ड बना दे उसके लिए। और जो वेटनरी के जो अस्पताल जो आईसीयू में है उसको व्यवस्थित रूप से चालू करे। उसकी सर्जरी क्योंकि कहीं भी नहीं होती, सिर्फ रायपुर में होती, बाकी जगह नहीं हो पाती। भर्ती सेंटर नहीं है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो आप लोग कहाँ ले जाएंगे? गौ सेवा के पास, गौ सेवा के पास भी नहीं बचती, क्योंकि उसके पास कोई आईसीयू नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, सर्जरी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। और सरकार खुद बोले कि हमारे जितने पार्टी कार्यकर्ता है वो खुद गौवंश पालन करे, वो खुद सड़क से बाहर कर दिए। जब सरकार का व्यक्ति और उसके सदस्य से गौ पालन नहीं करेंगे तो आम नागरिक कहाँ है? सरकार तो उनके लिए आदर्श होती है, और जनमत जैसी सरकार अगर ये सब चीजें अनिवार्य रूप से कर दे तो मैं बता रहा हूँ गौवंश ऋषि मुट्ठी भर है वो बच जाएंगे। और जब तक सरकार
नहीं करेगी सब चीजें, तब तक अपने जिले वाइज जो हमारा आंदोलन है लगातार अनेक रूपों में चलते रहेगा। मेरा नाम उमेश विसेन है, प्रांत के पूरे क्षेत्र कार्य देखता हूँ, संवर्धन और गौ संरक्षण का। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौ तस्करी और गौ हत्या भारी मात्रा में किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत हो रहा है। हम चाहते प्रशासन से ही और केंद्र सरकार से यह आग्रह करते हैं कि आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उस पर धारा 300 मामला दर्ज किया जाता है। तो जिस पर से मामला दर्ज किया जाता है उसी प्रकार गौ हत्या करने वालों पर धारा 302 मामला दर्ज कर उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और प्रशासन को भी अपने अंदर जो घुसखोर करने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि गौ तस्करी और गौ हत्या बिना शासन प्रशासन के मिली भगत के बिना असंभव है, ये संभव नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जब भी गौ तस्करी पकड़ाया है तो हमारे जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है इन्हीं द्वारा पकड़ा गया है, प्रशासन द्वारा एक भी कार्यवाही नहीं किया गया है। मेरा नाम है अमित राजपूत, शहर उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ बजरंग दल दुर्ग। पदयात्रा किए हैं, आज किस मांगों को लेकर आप लोग पहुँचे हैं? भैया हम लोग ने पदयात्रा नहीं बोलेंगे, दंडवत यात्रा की और एक कुम्हारी टोल प्लाजा से लेकर के यहाँ दुर्ग कलेक्टर तक हुई है और बारिश धूप सब में। और ये मांग गौ माता के लिए है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ तस्करी बंद हो, गौ हत्या बंद हो और गौ बाजार बंद हो और गौ माता के लिए हॉस्पिटल वगैरह की सारी व्यवस्था होनी चाहिए। गौ माता सुरक्षित रहेगी, गौ माता सुरक्षित है तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। गौ माता कटेगी तो हिंदू भी कटेगा, ये मान्यता है हमारी। जहाँ जहाँ गौ माता कटी, जहाँ गौ माता कम हुई, वहाँ की संख्या कम होती गई है और हमें गौ माता की रक्षा करनी है। गौ माता हमें देखिए बचपन से बुढ़ापे तक हमको अपना दूध पिलाती है, दूध नहीं बोलेंगे उसको अमृत कहेंगे। हम अपनी माँ का दूध पी के तो 9-10 महीना 1 साल तक रहते हैं, लेकिन गौ माता हमको जीवन भर अपना दूध पान करवाती है और हम उसी गौ माता को कटने के लिए, मरने के लिए छोड़ दे रहे थे। उन्हीं की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए ये पदयात्रा निकली है और मुझे लग रहा है कि ये सरकार तक इसकी बात जाएगी और ये हमारी मांग पूरी होगी। मैं भारती बहन गौ सेविका, भिलाई वैशाली नगर से। अब वक्त हो चल इसको ब्रेक का, तब तक के देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।